हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। आज हमने इलेक्ट्रिकल कोल्ड रूम पैनल फॉर फ्रीज़र एंड चिल्लर, उसके लिए हम कोल्ड रूम कंट्रोल पैनल आज हम देखने के लिए जाएंगे। जो उसको पहले सब ज़ीरो CRC, इसका मॉडल नंबर है CRC 2052 एंड मॉडल बहुत इंडिया में चलता है कोल्ड रूम के लिए। जो इसके अंदर इट इज़ नॉट अ कंट्रोल पैनल विथ कंट्रोलर भी है, उसके अंदर कंट्रोल पैनल भी है। जो इसको आप डायरेक्टली अप टू 7.5 HP तक आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली DOL स्टार्टर है। ये आपको डायरेक्टली जो कोल्ड रूम में लगाना है तो अप टू 7.5 HP तक आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जो इसके अंदर कॉन्टेक्टर वो सब कुछ रहेगा। इसका मॉडल नंबर CRC 2052 है। तो जो सब ज़ीरो का दो मॉडल है, CRC 2052 और 2020। इसका एप्लीकेशन उसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फॉर कोल्ड रूम विथ हाफ साइकिल डिफ्रास्ट इलेक्ट्रिकल डिफ्रास्टिंग। तो इसका मेन फीचर्स क्या क्या है वो उसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसके आउटपुट क्या क्या है, कंप्रेसर आउटपुट है, कंडेंसर फैन का आउटपुट है, और डिफ्रास्ट हीटर का आउटपुट है, हॉट गैस डिफ्रास्ट का आउटपुट है, एवापोरेटर फैन का भी आउटपुट एंड सोलेनॉइड वाल्व एंड रूम लाइट, इसका इतना आउटपुट फीचर दिया है। और MCB एक्सेसिबल फ्रॉम द फ्रंट। आपको जो MCB इनपुट MCB है वो 40 amps का दिया हुआ है। वो आप फ्रंट जो उसको पहले सामने रहेगा, आप बाहर से आपको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज डिटेक्शन भी है अंदर, और कंप्रेसर प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग ओवर अंडरलोड ओवरलोड, जो आप कीपैड जो इलेक्ट्रॉनिक कीपैड में सेट कर सकते हैं अप टू 20 एम्पियर तक। उसके बाद आपको इसको स्क्रॉलिंग डॉट मैट्रिक्स LED दिया हुआ है। जो ये क्या किसके लिए दिया हुआ है, ये LCD डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है। तो ये डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले नॉर्मल जो अपना सब ज़ीरो नॉर्मल 7510 है वो नॉर्मल LED डिस्प्ले दिया है। इसमें डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले अपन जैसा बस में लिख के आता है ना, जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले इधर से इधर जाना है, जो ऐसा आपको डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले आता है। इसमें क्या आपको क्या यूज़ होएगा, आपको कैटलॉग पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं रहता है। जो आगे अगर P1 P2 रहेंगे तो हाई टेम्परेचर लिमिट बोल के आपको स्क्रॉल होएगा, P3 रहेगा तो लो टेम्परेचर लिमिट बोल के आपको स्क्रॉल हो जाता है। और उसके बाद RS-485 कनेक्टिविटी दिया है। तो आपको BMS पोर्ट के लिए जो उसके अंदर आपको जो RS पॉजिटिव नेगेटिव का पोर्ट दिया हुआ रहेगा। जो RS-485 कम्युनिकेशन आपको सिस्टम में कम्युनिकेट करने के लिए BMS में यूज़ करने के लिए आपका दिया है। जो इसके अंदर क्या क्या है अपन ओपन करके जो उसमें क्या टेक्निकल सेटिंग्स प्रोग्राम कैसा करना है, जो उसमें फॉल्ट वगैरह आए तो कैसा ये करना है, वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम ओपन कर रहे हैं। ये आपका कंट्रोल पैनल होगा। जो डिस्प्ले ऐसा रहेगा ABS प्लास्टिक का, और IP65 का डिस्प्ले पैनल IP65 का है। जो मैंने पहले ही बोला था ना, जो इनपुट MCB आपको ऑन ऑफ करने के लिए इनपुट MCB सामने ही दिया हुआ है। उसको नीचे SPPR का और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए मैं बोला था ना, उसके ऊपर आपका फेस बैलेंस फेस रिवर्स वो सब कुछ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अंदर इसके अंदर क्या क्या है हम देख लेंगे। रूम टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है और कॉइल टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, 2 सेंसर दिया हुआ है। जो 2 सेंसर नॉर्मल 7524 कंट्रोलर में दिया है, ऐसा ही आपको 2 सेंसर इसमें भी आ जाता है। एक फ्रीजर कंट्रोल में यूज़ होता है, आपको -20 -25 डिग्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये सीमेंस का इनपुट MCB है, और ये सिंगल फेस प्रिवेंटर है। ये सिंगल फेस प्रिवेंटर में आपको अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, और एक फेस कट हो जाता है तो आपको ये हो जाता है, और फेस रिवर्स और अनबैलेंस फेस बैलेंस उसको भी आपको सिस्टम को ट्रिप कर देता है। और उसके बाद हम जाएंगे K1, ये कंप्रेसर का आउटपुट कॉन्टैक्टर है, K2 डिफ्रास्ट का आउटपुट कॉन्टैक्टर है, और K3 एवापोरेटर का आउटपुट कॉन्टैक्टर है। ये तीनों आपको डायरेक्ट इसे आउटपुट लेके आपका कंप्रेसर और हीटर और एवापोरेटर में डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं।
और उसके OLR जो दिया हुआ है अभी देख रहे हैं ना, सो वो OLR CT कॉइल इलेक्ट्रॉनिक ऑयलर दे। मैंने इसके लिए बोला था जो आपको अप टू 7.5 HP का तक यूज़ कर सकते हैं करके बोला था ना, आपको 2 HP का मशीन है, ये सेम मशीन आपको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड आपका हाई करंट जो सेटिंग्स है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली आप से जो डिस्प्ले में सेट कर सकते हैं। आपको कितना आर्म्स चाहिए, अगर 2 HP का इतना आर्म्स लेते तो ओवरलोड सेटिंग कर सकते हैं, और ऐसा 5 HP का इतना आर्म्स लेते हैं तो उतना ओवरलोड आर्म सेटिंग्स वो कंट्रोलर में आप सेट कर सकते हैं। वो कंट्रोलर में कैसा सेट करना है ओवरलोड और ओवरलोड मैं बोल देता हूँ। और इसके अंदर क्या क्या जो वायरिंग स्टिकर में है वो रूम प्रोब है और कॉइल प्रोब है, और मैं बोला था ना RS-485 कम्युनिकेशन दिया है, और कंप्रेसर का ROE भी दिया है, और उसके बाद एवापरेटर का दिया है, डिफ्रॉस्ट, कंडेंसर, लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व का दिया है। वो जो लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व का आउटपुट है आप पंप डाउन को एनेबल कराएंगे बाद आपको यूज़ हो जाता है। लाइट आउटपुट दिया है, क्रैंक हीटर का आउटपुट दिया है, और उसके बाद ऑयल प्रेशर स्विच, ये सब डिजिटल इनपुट बोलते हैं। और उसके बाद एक्सिलरी आउटपुट इनपुट दिया है, HPLP का इनपुट और डोर आउटपुट, वो सब कुछ दिया है। जो आपको जो डिजिटल इनपुट बोलते हैं ना, जो डिजिटल इनपुट आपको क्या क्या फॉल्ट आपको सामने दिखाना है, जो कंट्रोलर में क्या फॉल्ट आना है, जो उसके लिए वो दिया हुआ है। अगर डोर ओपन का लिमिट स्विच डालेंगे, जो आपका डोर कभी ओपन होता है, जो आपको डोर ओपन हुआ DO करके आपको कंट्रोल पैनल को सामने आपको अलार्म आ जाता है। और HPLP जो है प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर, वो आप जो कभी प्रेशर बढ़ा के जो ओपन और क्लोज हो गया तो उसको लॉजिक हम अंदर सेट करके हाई प्रेशर लो प्रेशर में ट्रिप हो गया तो सिस्टम को टोटली ट्रिप कर देता है। तो ये टोटल सारे कंट्रोल पैनल है। अभी हम चालू करके देखेंगे। अभी मैं हम लोग इधर 3 फेस, हमारा ऑफिस नहीं है, 3 फेस नहीं है, उसके लिए हम सिंगल फेस को अभी लूपिंग करके अभी हम चालू करके प्रोग्राम सेटिंग के लिए हम सिंगल फेस में ये कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको SPPR का बजर आता रहता है। जो SPPR का बजर है तो सिंगल फेस प्रिवेंटर ट्रिप, क्योंकि अब अभी अंडर वोल्टेज भी है, हर एक फेस भी नहीं है, एक ही फेस है, ओनली R फेस अवेलेबल है, वही फेस B फेस नहीं है, तो उसके लिए फॉल्ट आ रहा है। अगर आप नॉर्मल हमारा EV में जो सिंगल फेस आता है तो बाकी 2 फेस नहीं आके जो कंप्रेसर चलता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कंप्रेसर वाइंडिंग हो जाता है। तो इतना सारे आपका पैसा लगा के जो वो सेफ्टी फीचर के लिए दिया है, और वोल्टेज भी आपको डायरेक्ट कितना वोल्टेज आ रहा है क्या है, उसको अंडर वोल्टेज में ट्रिप है, ओवर वोल्टेज में ट्रिप है, वो सब कुछ आप प्रिवेंटर में देख सकते हैं। अभी ROB का इंडिकेशन दिया हुआ है, जो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना फेस है, 3 फेस है क्या, और सिंगल फेस कट हुआ है क्या। अगर आपको किधर तो कुछ कट हो गया तो आपको इतना फेस क्या फेस है आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद ये अप आरो और डाउन आरो दिया हुआ है, और एवापरेटर प्रोब देखने के लिए वहाँ पे अप आरो में आप कंटिन्यू अप आरो और रीसेट बटन दोनों कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे तो आपको कितना टेम्परेचर कॉइल में है वो आपको देख सकते हैं। ये नॉर्मल 7524 में जैसा है वैसा ही है। और नेक्स्ट लैम्प का आउटपुट बटन दिया है, और जो आपका डिफ्रॉस्टिंग बटन है और क्विक फ्रीज बटन दिया हुआ है। सो नेक्स्ट आपको ये दोनों की प्रेस करके आपको पकड़ है तो फॉल्ट लॉग आ जाता है, रीसेट की और अप आरो। जो आपको कल क्या फॉल्ट है, अगर रात को आप कोल्ड रूम बंद करके गया हुआ है, जो कुछ तो फॉल्ट आया हो करके सिक्योरिटी बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, तो आपको क्या फॉल्ट आया तो मालूम नहीं है, तो आपको फॉल्ट लॉग बोल के 10 फॉल्ट आपको अंदर सेव करता है। जो आपको क्या फॉल्ट आया हुआ है, कल क्या फॉल्ट आया हुआ है, आपको सब देख सकते हैं। और सेट और डाउन की आप प्रेस करके रखेंगे ना, जो आपको करंट कितना करंट ले रहा है, जो कंप्रेसर लोड में कितना करंट है, आपको तुरंत कितना एम्पियर ले रहा है, आपको क्लॉक मीटर लेके वहाँ पे जाके कितना एम्पियर ले रहा है कितना, वो देखने के लिए ये नहीं है। जो एम्पियर इधर भी आपको आ जाता है। अभी 5 एम्पियर लेता है तो 5 एम्पियर। अभी जो हम लोग लोड नहीं दिए हैं इसके लिए कुछ तो नहीं आ रहा है। अगर लोड देने के बाद कंप्रेसर को हम आउटपुट देने के बाद हमको क्या लोड है क्या है वो सब कुछ हमको आ जाता है। जब भी प्रोग्राम मोड में जाएंगे, प्रोग्राम की 4 सेकेंड्स प्रेस करके रखेंगे ना, तो आपको 4 0 आएगा। जो नॉर्मल पासवर्ड है 4 0 ही रहेगा। वो 4 बार आप सेट की दबाने के बाद आपको
आपको P2 आ जाते हैं। इसमें कैसा मालूम है ना, जो नॉर्मल हमारा सब जीरो कंट्रोलर में दिया है ना, ऐसा ही P2 P3 P4 ऐसा ही हमको दिया हुआ है, जो एक्चुअली हमको ये ईसी पड़ जाता है जो सेट करने के लिए। सो P2 आपको हाई टेम्परेचर लिमिट है, आपको मालूम है ऑलरेडी, जो हाई टेम्परेचर लिमिट आपको कितना चाहिए। अगर -20 में यूज़ कराए तो 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो मेरे को हाई टेम्परेचर अलर्ट होना चाहिए, तो आप हाई टेम्परेचर अलर्ट कर सकते हैं। अभी नॉर्मल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 50 डिग्री रहेगा। और P3 लो टेम्परेचर लिमिट है, अब वो -40 है। अगर लो टेम्परेचर मेरे को -30 चाहिए तो -30 कर सकते हैं। नेक्स्ट P4 डिफरेंशियल टेम्परेचर है, ये 2 डिग्री नॉर्मल डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप सेट पॉइंट आपको समझो -20 डिग्री है आपका सेट पॉइंट, जो आपको -20 में आपको आके कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर से कंप्रेसर कब चालू होने का, वो डिफरेंशियल पैरामीटर है, नॉर्मल पैरामीटर है। सो नेक्स्ट P5 है, ये आपका प्रोब कैलिब्रेशन है। आपको जो बाजू में एक दो तीन पैनल है, उसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर मैच नहीं हो रहा है, 1 और 2 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट P6 कंप्रेसर टाइम डिले है, ये आपको 3 मिनट डिफ़ॉल्ट रहता है सेफ्टी के लिए। अगर आप 1 मिनट रखना है तो रख सकते हैं, 2 मिनट रखना है तो रख सकते हैं। सो नेक्स्ट P7 डिफ्रस्ट ड्यूरेशन। ये डिफ्रस्ट ड्यूरेशन आपको जो डिफ्रस्ट हीटर जो सेकेंड कॉन्टेक्टर डिफ्रस्ट का है ना, जो डिफ्रस्टिंग कितना टाइम आपको होने का, वो टाइमिंग जो आपको मशीन के ऊपर 30 मिनट्स रखा है डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट डिफ्रस्ट फ्रीक्वेंसी 6 घंटा रहते हैं, 6 आवर्स। आप कैटलॉग में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाता है हावर से मिनट से वो सब कुछ। तो 6 आवर्स वंस 30 मिनट का आपका डिफ्रस्टिंग हो जाता है। सो ये P9 है, डिफ्रस्टिंग डिले एट स्टार्टअप पावर ऑन। जो ये एक्चुअली एग्जाम्पल क्या हो गया ना, अभी 12 बजे आपको कोल्ड रूम स्टार्ट करता है, जो एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, और 6 घंटे के एक बार डिफ्रस्टिंग जाए। नॉर्मल आपका जो सिस्टम 6 बजे को 30 मिनट डिफ्रस्टिंग चालू होता है, लेकिन वो एक 5 बजे आपका पावर बंद हो गया। सो 5 बजे पावर बंद होने के बाद क्या हो जाएगा, एक 5 मिनट 10 मिनट में आ गया आपका। जो 5 मिनट 10 मिनट का आने के बाद फिर से क्या करेंगे, 5 बजे से और 6 घंटा 11 बजे तक आपको डिफ्रस्टिंग नहीं होएगा। सो अगर 5 बजे से 11 बजे तक डिफ्रस्टिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका आइस ज़्यादा ये हो जाता है। जो आइस ज़्यादा ये होंगे तो आपका डिफ्रस्टिंग ये नहीं रहेंगे, एवापोरेशन टेम्परेचर नहीं आएगा, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। सो आप P9 30 रख लिया तो अगर 5 बजे अगर पावर आ गया 5 मिनट से 30 मिनट के बाद 5:30 एक डिफ्रस्ट डालेंगे। अगर डिफ्रस्ट आइस फ्रास्टिंग रहेगा तो आपका ये हो जाएगा, अगर आइस फ्रास्टिंग नहीं है तो आपको तुरंत डिफ्रस्ट कट करके आपका नॉर्मल हो जाता है। सो नेक्स्ट पैरामीटर ये P10। सो सेट टाइप ऑफ डिफ्रस्ट, तो ये किसके लिए जो है, ये नॉर्मल मेन पैरामीटर है। ये HTR बोले तो हीटर पैरामीटर है, HTC बोले तो हॉट गैस डिफ्रस्ट है। तो ये पैरामीटर सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल डिफ्रस्ट हीटर सेट कर दिया और आप हॉट गैस का चला रहे तो कंप्रेसर चालू रहता है, कंप्रेसर चालू नहीं रहता है। जो जब हीटर डिफ्रस्ट रहेंगे तो कंप्रेसर बंद होना चाहिए, हॉट गैस डिफ्रस्ट रहेंगे तो कंप्रेसर चालू होना चाहिए। सो नेक्स्ट ड्रिप टाइम डिफ्रस्ट ड्यूरेशन, जो आपको डिफ्रस्टिंग होने के बाद आपका ड्रिप टाइम होना चाहिए। तो ड्रिप टाइम मतलब वो पानी बाहर जाने के लिए एक ड्रिप टाइम रहता है, वो ड्रिप टाइम बोलते हैं उसको। आप सेकेंड्स में वो सेट कर सकते हैं। अगर डिफ्रस्ट 30 मिनट 6 घंटे के एक बार 30 मिनट के बाद वो ड्रिप टाइम पानी जाने के लिए वो टाइम दिया हुआ है। सो नेक्स्ट P12 सेट टाइप ऑफ कंप्यूटेशन फॉर डिफ्रस्ट टाइम, जो एक आप रियल टाइम में रख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। P13 टू सेट डिफ्रस्ट टॉप टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। ये टेम्परेचर डिफ्रस्ट आपको कब बंद होने का, एक्चुअली दिस कंट्रोल पैनल में आपको 2 सेंसर दिया हुआ है, 1 रूम टेम्परेचर 1 कॉइल टेम्परेचर। जो आपको डिफ्रस्टिंग 30 मिनट रखा है, अगर कॉइल टेम्परेचर 4 डिग्री के ऊपर हो गया, आप समझो आप 30 मिनट में 10 मिनट में आपका 4 डिग्री के ऊपर हो गया तो डिफ्रस्टिंग को कट करके कंप्रेसर को चालू कर देता है। तो एक्चुअली ये पैरामीटर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेलेक्ट ऑक्सिलरी और कंप्रेसर थर्मल डिजिटल इनपुट, जब मैंने ऑलरेडी बोला था ये डिजिटल इनपुट है, जो आपको CTH में डिस्प्ले करना है। कंप्रेसर थर्मल फॉल्ट चाहिए, नहीं तो ऑक्सिलरी फॉल्ट चाहिए।
जो एक्सिलरी फॉल्ट बोले तो आपका जो भी फॉल्ट है आपको दे सकते हैं। जो एक्सिलरी फॉल्ट आप अज्यूम करना पड़ेगा एक्सिलरी फॉल्ट है करके। जो एक्सिलरी फॉल्ट आएंगे तो ये आपको कुछ तो फॉल्ट देने के लिए एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट OPS ऑयल प्रेशर स्विच एनेबल डिसेबल। ये डिजिटल इनपुट आपको जो भी चाहिए नहीं चाहिए वो एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जो आपको अभी OPS है और एनेबल डिसेबल करना है तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेम्परेचर क्विक फ्रीज ड्यूरेशन। सो ये क्विक फ्रीज ड्यूरेशन 2 रखा है। सो ये क्विक फ्रीज ड्यूरेशन क्यों रखा है मालूम है? सो नॉर्मली अभी फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो ना टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है, सेट पॉइंट में आके ट्रिप कर रहे हैं और कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो ये क्विक फ्रीज ड्यूरेशन में आपको अभी 2 आवर रखा है। तो सो कंडेंसर एट हॉट गैस डिफ्रॉस्ट। सो ये कंडेंसर का पैरामीटर है। सो नेक्स्ट L1। सो L1 में एवापरेटर स्टॉप टेम्परेचर है। सो दिस एवापरेटर स्टॉप टेम्परेचर किसके लिए जो है, ये 2 डिग्री के नीचे आपको आने के बाद ही एवापरेटर स्टार्ट हो जाएगा। सो नॉर्मली फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हैं 40 डिग्री 30 डिग्री कुछ टेम्परेचर में स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका कॉइल टेम्परेचर 40 डिग्री है, जो एवापरेटर स्टार्ट नहीं होएगा। तो कंप्रेसर स्टार्ट करके आपको टेम्परेचर 2 डिग्री के नीचे आने के बाद ही एवापरेटर स्टार्ट होएगा। अगर तुरंत एवापरेटर स्टार्ट करना है तो आपको पहले प्रोडक्ट अंदर नहीं रहना चाहिए। 40 डिग्री में अगर प्रोडक्ट रह के आप एवापरेटर को स्टार्ट करेंगे ना, आपका प्रोडक्ट स्टॉप स्पाइल हो जाता है। उसके लिए ये स्टॉप टेम्परेचर फ्यूचर सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के बाद आप सेट करके आप फिर से 2 डिग्री सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट L2 है, वो टाइम डिले है। नेक्स्ट L3 है, एवापरेटर स्टेटस सेट कंप्रेसर ऑफ। जो आपका ये पैरामीटर कंप्रेसर कभी बंद हो रहा है, अभी सेट पॉइंट में कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, एवापरेटर बंद नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको एवापरेटर स्टेटस कंप्रेसर ऑफ टाइम में ऑन में रहना चाहिए। जो नॉर्मली ऑन देते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट L4 है, वो एवापरेटर डिफरेंशियल है। नेक्स्ट L5 है, जो कॉइल प्रोब कैलिब्रेशन है। ये जैसा P5 था जैसा ही L5 है। ये कॉइल प्रोब कैलिब्रेशन करने के लिए आपको जो -10 to +10 तक आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पैरामीटर है L7 कंप्रेसर एवापरेटर फैन स्टेटस एट डोर ओपन कंडीशन। ये डोर ओपन टाइम में एवापरेटर चालू रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। वो आप क्या सेट चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। FC बोले तो कंप्रेसर एंड एवापरेटर फैन ऑफ, ऐसा कुछ आपका पैरामीटर है। और नेक्स्ट L8 है, एवापरेटर फैन स्टेटस ड्यूरिंग डिफ्रॉस्ट। ये मेन पैरामीटर है। डिफ्रॉस्ट टाइम में एवापरेटर बंद होना चाहिए, जो ये पैरामीटर ऑफ में होना चाहिए। अगर ये ऑन करेंगे ना, आपका डिफ्रॉस्टिंग टाइम में कॉइल टेम्परेचर में आपका एवापरेटर चालू रहेंगे ना, जो उसका जो हीट हवा है वो अंदर सब ये कर देता है। तो उसके लिए जब एवापरेटर स्टेटस डिफ्रॉस्ट टाइम पे बंद रहना चाहिए, जो इसमें ऑफ देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट BUS बोलेंगे तो बजर, जो बजर एनेबल और डिसेबल। जो आपको न्यूसेंस अलार्म नहीं चाहिए, बजर का ऑडिएबल बहुत ज़्यादा ये आ रहा है तो आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में बजर चाहिए तो आपको बजर चाहिए, कुछ तो फॉल्ट है तो वो एनेबल करना है तो एनेबल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट AL पैरामीटर। AL अलार्म रिले एनेबल और डिसेबल। जो आप बाहर आउटपुट में हूटर वगैरह जो कनेक्ट करते हैं, जो अलार्म रिले, इसको डिसेबल करके आप हाई टेम्परेचर में आप सेट किया, सर अलार्म नहीं आ रहे हैं तो नहीं आएगा, इसको एनेबल करके हूटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबल एनेबल कुछ किया तो कुछ नहीं होने वाला है। सो नेक्स्ट पैरामीटर ADT। दिस पैरामीटर इज यूज्ड टू सेट HT पावर ऑन डिले फॉर अलार्म। ये एक्चुअली आप नॉर्मल स्टार्टिंग में आप कोल्ड रूम स्टार्ट किया है, आपका हाई टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री हाई टेम्परेचर लिमिट दिया और 0 डिग्री दिया है, जो नॉर्मल 40 डिग्री में अपने को मालूम है नॉर्मल अभी 30 डिग्री है करके, लेकिन कंप्रेसर चालू हो जाएगा और हाई टेम्परेचर अलार्म आता रहता है, जो वो न्यूसेंस अलार्म फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए आपको नहीं आएगा। HT अलार्म अभी 20 मिनट रखेंगे तो आपको 20 मिनट फर्स्ट 20 मिनट का HT अलार्म एक्टिवेट नहीं होएगा।
So next ADD. So this parameter is used for time delay to activate alarm or buzzer relay at door open. जो डोर ओपन टाइम में आपको अलार्म और बजर रिले एक्टिवेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो उसका पैरामीटर है. नेक्स्ट THD है टेम्परेचर होल्ड एट डोर ओपन. सो नेक्स्ट पैरामीटर CUL है करंट अंडर लोड है. जो ये आप मैंने बोला था ना, जो CT कॉइल में जो उधर दिया हुआ है आपको अंडर लोड आर्म्स ओवरलोड अंडर लोड का सेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिकली सेट कर सकते हैं करके मैं पहले ही बोला था. जो अभी 1 एम्पियर है अंडर लोड सेट किया है. अगर आपका जो अंडर लोड कंप्रेसर का 3 आर्म्स है, सो 3 आर्म्स आप सेट कर सकते हैं. 3 आर्म्स के नीचे जाएंगे तो लोड नहीं है तो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है. और COL कंप्रेसर ओवरलोड है 15 आर्म्स है. अगर आपको 12 आर्म्स जो लोअर कैपेसिटी मशीन है 12 एम्पियर के ऊपर नहीं जाएंगे तो सो 12 एम्पियर आप सेट करके छोड़ सकते हैं. तो 12 एम्पियर के ऊपर जाएंगे तो आपका COL बोल के फॉल्ट आपका डिस्प्ले में आ जाता है. सो C2 करंट सेंसिंग टाइम डिले. सो ये 5 सेकेंड्स नॉर्मली फैक्ट्री डिफॉल्ट आता है. जो ये किसके लिए दिया है, अभी समटाइम्स करंट समटाइम्स पीक हो जाता है वो थोड़ा सेकेंड्स के लिए 3-4 सेकेंड्स के लिए. तो तभी पीक 3-4 सेकेंड्स में पीक हो गया तो आपका ट्रिप बार बार होता रहता है, उसके लिए ये फीचर दिया है. अगर ये इसको जीरो करना है तो आप जीरो कर सकते हैं. नेक्स्ट DO HP एनेबल और डिसेबल. हाई प्रेशर फॉल्ट को एनेबल करना है डिसेबल करना है वो आप कर सकते हैं. D1 लो प्रेशर फॉल्ट LP एनेबल करना है डिसेबल करना है वो भी कर सकते हैं आपको. अब D2 है फॉल्ट सेंसिंग लॉजिक. जो ये मेन पैरामीटर है. एक्चुअली हम कैसा भी करेंगे ना, जो डिजिटल इनपुट का सिस्टम को मालूम है 0 और 230. आपको जो वो क्या प्रॉब्लम हुआ है वो सिस्टम नहीं देते, सिस्टम को मालूम है 0 और 230. अगर ट्रिप हुआ टाइम में 0 है, ट्रिप होने के बाद 230 है. आप कैसे HP LP SVPR ये सारे फॉल्ट को एक ही डिजिटल इनपुट आप रखने का. अगर फॉल्ट आएंगे तो 230 आता है तो 230 रखने का. अगर फॉल्ट होता है तो आपको ट्रिप हो जाता है तो आपको 0 वोल्ट रखने का. ये LP सेंसिंग डिले, ये एक्चुअली लो प्रेशर सेंसिंग डिले है. ये 30 सेकेंड्स रहता है. ये नॉर्मली अगर LP समटाइम्स LP में जाके तुरंत 5 और 10 सेकेंड्स में रिकवरी हो जाता है. अगर रिकवरी नहीं हुआ 30 सेकेंड्स के बाद रिकवरी नहीं हुआ है तो आपका LP फॉल्ट पे आता है. और HP फॉल्ट ऑटो और मैनुअल, ये नॉर्मली ऑटो ही रहता है. HP फॉल्ट आने के बाद मैनुअली रीसेट करने के बाद ही आपको सिस्टम ऑन होने का है और नहीं होने का वो आपको दिया है. और नेक्स्ट पैरामीटर E1 कंप्रेसर स्टेटस ऑन प्रोब फेल. ऑन प्रोब फेल, ये आपको प्रोब फेल में साइक्लिक मोड में चाहिए. और ऑफ प्रोब, अगर प्रोब आपको खराब हो गया, कुछ तो हो गया, माल फंक्शन आ रहा है, जो ऐसा टेम्परेचर नहीं दिखाए तो आपका कंप्रेसर चालू में रहना चाहिए तो साइक्लिंग मोड में रहेगा. और ऑफ रहेगा तो ऑफ होने चाहिए. इसमें T ऑन बोल के दिया है, T ऑफ बोल के दिया है. वो टाइमर ऑन टाइमर ऑफ, उसको आप कितना टाइम आपका कंप्रेसर ऑन में चाहिए, कितना टाइम ऑफ में चाहिए. नॉर्मली 10 मिनट्स ऑन 4 मिनट्स ऑफ ऐसा रहता है. सो डिस्प्ले एट डिफ्रॉस्ट. जो डिफ्रॉस्ट टाइम में आपको टेम्परेचर दिखाना है और नहीं है तो डिफ्रॉस्टिंग बोल के आने का वो आपका आप सेट कर सकते हैं. अगर टेम्परेचर ही दिखाना है तो टेम्परेचर दिखा सकते हैं. सो नेक्स्ट E7 हो गया. E8 डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन इन कॉइल प्रोब फेल. सो अगर दो सेंसर दिया हुआ है ना, रूम प्रोब को बोल दिया था, रूम प्रोब कंप्रेसर बेस में काम हो जाता है. इसका डिफ्रॉस्टिंग का कॉइल प्रोब है. अगर कॉइल प्रोब फेल हो गया तो आपका कितना मिनट डिफ्रॉस्टिंग होना चाहिए, ये 5 मिनट अगर रख सकते हैं. अगर 10 मिनट मेरे को डिफ्रॉस्टिंग चाहिए, अगर कॉइल प्रोब फेल हुआ तो आप 10 मिनट रख सकते हैं. सो नेक्स्ट लाइट LD टाइम डिले टू स्विच ऑफ द लाइट. अगर आप 5 मिनट रखा है, डोर ओपन होने के बाद 5 मिनट के बाद, डोर क्लोज करने के बाद 5 मिनट के बाद आपको लाइट स्विच ऑफ हो जाता है. सो लाइट ऑन एट डोर ओपन वो एनेबल करना है डिसेबल करना है. ये पैरामीटर सब कभी आप लाइट्स लिमिट स्विच डालने के बाद ये पैरामीटर सब एनेबल हो जाएगा. अगर वो लिमिट स्विच नहीं डालेंगे तो आपको नहीं होगा. ये नेक्स्ट पैरामीटर है पम्प डाउन, PDN बोलें तो, जो आपको पम्प डाउन एनेबल और डिसेबल करना है. ये एनेबल टेम्परेचर बेसिस करना है और डिफ्रॉस्ट बेसिस भी करना है. अगर एनेबल किया तो आपको LSV लिक्विड सोलेनॉइड वाल्व का आउटपुट तभी आपको पम्प डाउन एनेबल करने के बाद ही टेम्परेचर के बाद ही मिलेगा.
नेक्स्ट पासवर्ड है, ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा पासवर्ड। अगर आप कंट्रोलर लेने के बाद आपको जो भी दूसरा सेटिंग्स वगैरह कोई भी नहीं करने का बोलेंगे तो आप कितना पासवर्ड वो कर सकते हैं। और CRH बोलेंगे तो कंप्रेसर रन आवर्स, कितना घंटा कंप्रेसर चालू हुआ है करके वो देख सकते हैं। CCRH बोलेंगे तो क्लियर कंप्रेसर रन आवर्स, आपको कंप्रेसर रन आवर्स को क्लियर करके फर्स्ट से चालू करने कर सकते हैं। ID सो मैंने पहले बोला था ना RS485 जो यूनिट डिवाइस ID, नॉर्मली ये 1 आता है तो वो RS485 टू सिस्टम कनेक्शन के लिए। सो नेक्स्ट LP लॉक पैड, तो लॉक पैड नो रहता है, अगर एस किया तो आपको दूसरा पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते। अभी SVPR का फॉल्ट दिखा रहे हैं क्योंकि पहले बोला था ना सिंगल फेस में दिया है। ये सब रिले इंडिकेशन है जो कंप्रेसर का और एवापोरेटर का और डिफ्रॉस्टिंग का, लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व, अलार्म आउटपुट और टाइम डिले, वो सब का इधर छोटा सा LED दिया हुआ रहेगा। आपको जो कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है वो अभी सब ऑफ है, जो जब भी ऑन होता है तो आपको उसमें आपको लाइट ब्लिंक हो जाता है। ये मैंने पहले ही बोला था ABS प्लास्टिक का हाउसिंग, आपको कोल्ड रूम को सामने डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा बढ़िया दिखता है। और ये कंट्रोल पैनल आप नेगेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव के लिए सब फीचर्स हीटर का आउटपुट सिर्फ नहीं आएगा और बाकी फीचर सेम रहेगा, सेटिंग्स वगैरह सेम रहेगा। वो मॉडल CRC 2020 है।